नमस्ते। भारत के इतिहास के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले हमने ऑलरेडी इसमें 12 लेक्चर कवर किए हैं और 12 लेक्चर में अब तक मैंने इसमें गुप्त काल, उसके बाद फिर गुप्तोत्तर काल के काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किया है और साथ में उसमें कुछ क्वेश्चन जो है पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। और उसमें चूंकि 600 वर्षों का इतिहास है तो उसमें काफ़ी सारा सेगमेंट है। क्षेत्रीय राजवंश बहुत बड़ी मात्रा में है और उस सभी क्षेत्रीय राजवंश को किसी न किसी रूप में हमें समझना है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने इसमें जितने भी क्षेत्रीय राजवंश है उससे सबसे मैं एक एक क्वेश्चन कम से कम लेने के प्रयास किया हूँ। तो इसमें से अगर मान लो जो है कहीं से भी अगर पीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में अगर मान लो प्रश्न पूछते हैं तो कम से कम एक बेसिक आइडिया रहे कि हम उन राजवंश के बारे में जाने और साथ में उसमें कौन प्रमुख शासक है या उनका क्षेत्र क्या रहा है उनको हम जाने। तो प्रश्न अगर वहां से अगर पूछते हैं तो उनको एक आइडिया रफली रहता है कि हम उनको बना सकते हैं। तो इसमें से कुछ सेक्शन और बचा हुआ है। तो भारत के इतिहास में जो है संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में अब तक उसमें करीब 220 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। और 220 क्वेश्चन में से अभी इसमें जैसे कि प्राचीन भारत चल रहा है हमारा, और प्राचीन भारत में इसमें एक दो सेगमेंट और बचा हुआ है। दक्षिण भारत, विशेष रूप से दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको संदर्भ में। तो दक्षिण भारत के जो इतिहास से संबंधित उसमें सबसे पहले तो उसमें संगम एज था, उसमें वो पहले ले चुका हूँ ऑलरेडी मैं। उसके बाद फिर इसमें टोल चेर पांड्य वंश आया था, सतीपुत्र भी था उसमें। उसके बाद फिर इसमें पल्लव वंश की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर दक्षिण में एक तरफ जो पल्लव के साथ में फिर आगे इसमें चोल वंश की भी शुरुआत होता है। और इस तरफ जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, बादामी वाला क्षेत्र है, कर्नाटका वाला क्षेत्र है, वहां पर बादामी के चालुक्य वंश होते हैं और कुछ क्षेत्रीय राजवंश और भी है। तो यहाँ से जो है प्रश्न अगर मान लो पूछते हैं तो बहुत सामान्य स्तर में, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मगर सामान्यतः हम दक्षिण भारत के इतिहास को उतना महत्व देते नहीं है। और वहाँ भी सिलेबस का हिस्सा है, भारत का इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो भारत के इतिहास का। तो स्वाभाविक रूप से वहां से प्रश्न बनते हैं। तो उसी संदर्भ में आज काफी सारे क्वेश्चंस मैंने जो लिया हुआ है वो उसी से संबंधित है। विशेष रूप से कह सकते हैं कि ये दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संबंधित, कुछ तो उसमें मध्य भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न है और कुछ उसमें फिर दक्षिण भारत के इतिहास से। जैसे प्रश्न जो है 221 नंबर आज के क्रम में ये पहला प्रश्न हुआ। अब इसमें जो है एक पटुआ क्षेत्रीय राजवंश के बारे में प्रश्न है ये। अब प्रश्न जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, बुंदेलखंड के चंदेल वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक बातें जो है ये बुंदेलखंड के जो चंदेल वंश है इसके बारे में बता दूं। देखो, बुंदेलखंड का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा भारत का ये क्षेत्र हो गया, तो यहाँ तो ठीक है, ये मालवा क्षेत्र है, तो मालवा में तो वहां पर परमार वंश हुआ करता था, मालवा में परमार वंश हुआ करता था। और इसके साथ समकालीन यह यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बुंदेलखंड एरिया जिनको हम कहते हैं, महोबा वाला क्षेत्र है, या फिर इनके जो राजधानी, उस समय राजधानी इनका जो है खजुराहो राजधानी हुआ करता था। तो ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये चंदेल वंश हुआ करता था। और चंदेल वंश में जो है पहले शासक हुआ करते थे नन्नुक। नन्नुक ये पहले शासक हुआ करते थे। और इसी में जो है बहुत शक्तिशाली शासक आगे उत्तरोत्तर काल में जो है इसमें परमर्दी देव करके हुआ था। और उसके दो प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, आल्हा और उदल। और इसके समकालीन इस तरफ जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर जो है उस समय चहवान वंश का शासन था, जिनको हम चौहान कहते हैं, फिर चहमान भी कहते हैं। चहवान में फिर चौहान वंश, और इसी में जो है उस समय पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उनका शासन हुआ करता था। तो सभाई के चहमान वंश पृथ्वीराज द्वितीय या तृतीय, और इसके समकालीन इस तरफ जो है जो कह सकते हैं जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है इसमें गायकवाड़ वंश का शासन हुआ करता था। गायकवाड़ वंश कहते थे, और गायकवाड़ में उस समय जयचंद करके शासक हुआ करते थे। तो ये सब बिल्कुल कंटेम्प्रेरी चल रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये सब क्षेत्रीय राजवंश में जो है चहमान है, और इस तरफ गायकवाड़। और गायकवाड़ में एक प्रकार से जैसे बताया मैंने जयचंद हुआ करता था। अब इसी क्रम में जैसे बताया मैंने, अभी हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअली चंदेल की बात कर रहे हैं। चंदेल वंश की जो है बहुत एक यूनिक विशेषता कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान जो है इनके मंदिर निर्माण की शैली। और एक प्रकार से कहा जाए तो इसके मंदिर जो है विशेष रूप से जो खजुराहो में जो मंदिर है, जिसमें कई प्रकार के मंदिर है, 64 जोगिन मंदिर भी वहां पर है, उसमें उसमें विश्वदेव मंदिर भी है,
इसके साथ साथ बहुत सारे जो है उसमें कलात्मक जो कुछ छोटी मूर्तियां बनाए गए हैं, मंदिरों को मूर्ति से सजाया गया है एक प्रकार से। तो इसके बेसिस पे कहते हैं कि चंदेलों ने जो है मंदिर निर्माण की एक यूनिक शैली विकसित हुआ था। तो हालांकि जो है वो उत्तर भारत में प्रचलित जो नागर शैली था उसी का हिस्सा था, मगर एक्चुअल में उन्होंने स्थानीयता का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लोकलिटी के प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो इनके बेसिस पर, इनकी एक विशेषता के बेसिस पर एक मंदिर निर्माण की शैली का विकास हुआ था, जिनको हम कहते हैं चंदेल मंदिर शैली, चंदेल स्थापत्य शैली भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है नागर का ही एक रूप है, क्षेत्रीय रूप। तो नागर शैली के क्षेत्रीय रूप में चंदेल शैली के विकास हुआ। और उसी चंदेल शैली के स्वरूप में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में इस तरफ जो हमारा जो भोरमदेव का मंदिर है, लगभग उसी तरह का मंदिर है ये। तो एक्चुअल में भोरमदेव का मंदिर भी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नागर शैली का मंदिर है, मगर उसमें क्षेत्रीय प्रभाव उस चंदेलों का है। तो ये सब जो है बड़े योगदान रहे हैं बुंदेलखंड के चंदेल वंश का। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि चंदेल के साथ साथ इस तरफ क्या है, परमार भी है। ये परमार वंश मतलब वही परमार की बात कर रहा हूं जिसमें भोज राजा भोज हुआ करता था, जिसमें कहावतें हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये उसी की बात कर रहा हूँ। या चौहान वंश मतलब पृथ्वी चौहान की बात कर रहा हूँ, जो बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे। और जो तराइन का युद्ध हुआ था पहला और दूसरा, उसमें मोहम्मद गौरी से परास्त हुआ था सेकंड युद्ध में। अब इसके साथ साथ इस तरफ घाकवाड़ वंश, जिसके प्रमुख शासक थे जयचंद, और जयचंद की पुत्री हुआ करती थी राजकुमारी संयोगिता, और उसको ये चौहान वंश जो है पृथ्वीचंद चौहान वहां भगा कर ले आए थे। तो इसी के संदर्भ में ये पूरी कहानी इस प्रकार से है। तो अब इसी के बारे में कह रहे हैं कि नन्नुक, बुंदेलखंड के चंदेल वंश से संबंधित जो कथन सही नहीं है। अब कह रहे हैं नन्नुक, ये नन्नुक नाम का जो है व्यक्ति, ये नन्नुक जो है, नन्नुक नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना किया। तो ये बिल्कुल सही है। ये चंदेल वंश जो कह रहा हूं मैं, जो बुंदेलखंड का जो एरिया है वहां पर नन्नुक ने बहुत शुरुआती स्तर पे कह सकते हैं कि उसने चंदेल वंश की शुरुआत किया था, उसकी स्थापना किया था। अब इसमें बीच में और भी कई शासक हुए, इसमें बीच में और भी कई शासक हुए, मगर बहुत शक्तिशाली शासक ऐसे कहते हैं इनमें जो परमर्दी देव, ये बहुत शक्तिशाली शासक थे। ये परमर्दी देव जो है जिस समय थे उस समय जो है इस तरफ पृथ्वीराज चौहान उस समय शासन कर रहे थे, और पृथ्वीराज चौहान और इस परमर्दी देव के साथ बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। और उसी संघर्ष में ऐसे कहते हैं कि आल्हा और जो उदल है, दोनों बड़ी मात्रा में उसने बहुत साहसिक तरीके से उसने अपना पराक्रम दिखाया। मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए उदल की उनके जो है मृत्यु हो गया, कह सकते हैं युद्ध में मारा गया। और उसके बाद कहते हैं कि जो आल्हा था उसने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया। और इसकी वीरता का बखान जो है इस तरफ जो परमार वंश में जो है उनके दरबारी कवि हुआ करते थे जगनिक, उसने जो है आल्हा खंड की रचना किया था। तो हमें यह बात भी ध्यान रखना है कि जगनिक ने आल्हा खंड की रचना किया है। तो इसी कह रहे हैं कि परमर्दी देव इस वंश का प्रमुख शासक था, जिसकी सेना में दो वीर सेना नायक आल्हा और उदल थे। ये बिल्कुल सही है। और इसके बेसिस पर हम जानते हैं कि इसमें आल्हा खंड भी गाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित है वहां। तो ये उसी की कहानी होती है, बेसिकली इसी की वीर गाथा होती है। अब इसी के तो दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट, जगनीक जो है ये परमाल जो वंश था मालवा का, उसके एक दरबारी कवि कह सकते हैं ये। तो जगनीक ने अपनी रचना, इनकी एक रचना है जिनको कहते हैं आल्हा खंड कहते हैं, उसमें आल्हा और उदल की वीरता का बखान किया है। ये बिल्कुल सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट एक्चुअल में देखा जाए तो सही है। नन्नुक ने जो है चंदेल वंश की स्थापना किया, परमर्दी देव बहुत शक्तिशाली शासक थे जिनके पास में जो है आल्हा और उदल हुआ करते थे, ये भी सही है। मगर जैसे बताया मैंने, पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए ये मारा जाता है ये, और आल्हा जो है संन्यास ले लेते हैं, और परमर्दी देव को भी बंदी बना लिया जाता है, ऐसा कहते हैं। जगनीक ने जो है अपनी रचना कौन सा है, आल्हा खंड, इसमें आल्हा और उदल की वीरता का बखान किया है। तो तीनों बातें सही है। तो उत्तर क्या होगा, एक भी इसमें से गलत नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये जो है एक्चुअली मालवा के परमार वंश से संबंधित है। तो जैसे बताया मैंने, इस तरफ एक तरफ बुंदेलखंड में जो है उसमें चंदेल वंश का शासन था, और इस तरफ मालवा क्षेत्र में परमार वंश का शासन था। ये परमार बेसिकली जो है स्वयं को राजपूत मतलब अग्निकुल से उत्पन्न हुआ मानते थे। और अग्निकुल के बारे में पहले बता चुका हूं मैं, कल की लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ था। और उसके बाद इसमें जो बड़े शक्तिशाली शासक थे, इसमें कई शक्तिशाली शासक थे परमार वंश में, मगर सबसे बहुत महत्वपूर्ण शासक मानते हैं परमार वंश में राजा भोज को, जिनको भोजराज भी कहते हैं। और वो बला कह सकते हैं कि संगीत तज्ञ तो खुद थे ही, ऑलरेडी कला प्रेमी भी थे, विद्वानों को संरक्षण भी दिया था उन्होंने। ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता था, उसी से संबंधित प्रश्न है ये। अब ये देखो, मालवा के परमार वंश से संबंधित कह रहे हैं कि इसमें राष्ट्रकूट वंश के सामंत
कृष्णराज। थोड़ा सा पहले बेसिक और बता दूं मैं, यहां पर जो है एक्चुअल में अगर ऐसा समझे तो इसको ऐसा समझे, अगर मान लो ये इस प्रकार से, तो पहले यहां पर जो है मतलब गुप्तोत्तर वाले फेज में, यहां इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यहां पर मतलब गुप्तोत्तर का पूर्व मध्यकाल में कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ इसी क्षेत्र में सबसे पहले जो है, सबसे पहले बादामी के चालुक्य हुआ करते थे, बादामी के चालुक्य वंश हुआ करते थे। उसके बाद उसके स्थान पर यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुआ था। कृष्ण ने राष्ट्रकूट दंती दुर्गा ने स्थापना किया था। मगर इसके पतन के बाद, इस राष्ट्रकूट के पतन के बाद जो है इनके ये वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर अधिकार करके इसमें मालवा में परमार वंश की नींव रखा, और ये चंदेल वाला क्षेत्र था, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, यहाँ पर चंदेल वंश की स्थापना किया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य हम कह रहे हैं कि मालवा में जो परमार वंश था, उस परमार वंश को राष्ट्रकूट वंश के सामंत, उसके सामंत कृष्णराज ने धारा नगरी एक प्रकार से उनकी राजधानी था, धारा नगरी में मालवा के परमार वंश की नींव रखा। ये बिल्कुल सही है। मतलब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के शासक जब कमजोर हुए या उनका पतन जब हो रहा था, तो उसी प्रक्रिया में जो है ये राष्ट्रकूट, उसके सामंत हुआ करते थे कृष्णराज, उसने जो है धारा को अपनी राजधानी बनाया। धारा एक प्रकार से मालवा वाला क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश में, वर्तमान में धार डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो वहां पर उसने राजधानी बनाकर उसने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट कह रहे हैं, राजा भोज, जैसे बताया मैंने, इस वंश में जो है बहुत शक्तिशाली शासक थे राजा भोज। इस वंश के शक्तिशाली शासक, विद्वान, कला प्रेमी शासक थे। ये बिल्कुल सही है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, जैसे मैंने उस तरफ चंदेल वंश में बताया परमर्दी देव बहुत शक्तिशाली शासक, वैसे इस तरफ मालवा वंश में जो है, मालवा में जो परमार वंश है, उसमें जो है राजा भोज बहुत शक्तिशाली शासक है। और साथ में यहां भी, अब इसी के बारे में, तो ये तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अब उसके बाद कह रहे हैं तीसरी स्टेटमेंट, इसने चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र पर राजा भोज ने जो है आयुर्वेद सर्वस्व की रचना किया था। और साथ में स्थापत्य पर उसने सम्रागण सूत्रधार इसकी रचना किया था। तो हमें ये ध्यान में रखना है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो पहले ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रकूट शासन का जब पतन हुआ, राष्ट्रकूट वंश का जब पतन हुआ, तब मालवा क्षेत्र में परमार वंश की स्थापना हुआ, और जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर चंदेल वंश की स्थापना हुआ। चंदेल वंश में बहुत शक्तिशाली शासक परमर्दिदेव हुआ करते थे। इसके साथ साथ जो है उसमें उसके सेना में आल्हा और उद्दल हुआ करता था। मगर साथ में यही बताया मैंने कि उस तरफ जो 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 राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहां पर उस समय चौहान वंश का शासन हुआ करता था, जिनमें बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान। तीनों के बीच संघर्ष लगातार होता रहता था। और इसी प्रक्रिया में जैसे बताया मैंने कि आल्हा और उदल, तो उदल जो है पृथ्वी चौहान से लड़ते हुए मारा जाता है, आल्हा जो है संन्यास ले लेता है। और इसकी वीरता का बखान जो है जगनिक ने अपने आला खंड में किया हुआ है। तो ये एक्चुअल में क्या है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि राजा भोज बड़े शक्तिशाली विद्वान और खुद कला प्रेमी है। इसने एक ग्रंथ लिखा, दो ग्रंथ लिखा, एक आयुर्वेद सर्वस्व लिखा और दूसरा समरांगण सूत्रधार। ये स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथ है एक प्रकार से। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा है हमारा? डी। अगला प्रश्न, अब ये क्या है, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। अब देखो, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ चुके हैं मतलब एक्चुअल में अगर कहा जाए इनको, तो हमने एक्चुअल में जो है ऐसे, तो कि जैसे कि यहाँ पर बताया मैंने, पहले शुरुआती दौर पे जो है तो गुप्तोत्तर काल में तो यहाँ पर बादामी के चालुक्य वंश है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार नहीं, ये बादामी के चालुक्य वंश यहाँ पर था। इस तरफ हर्ष का शासन था, इस तरफ हर्ष वाला शासन पुष्यभूति वंश का शासन था, और यहाँ पर फिर गौड़ वंश वगैरह हुआ करता था। ये गुप्तोत्तर वाला फेज है, मतलब 600 ईस्वी से लेकर के 750 तक। मगर 750 से लेकर आगे 1200 तक के फेज में, यहाँ पर जिस समय जो है कह सकते हैं कि इसमें, जब उस समय कह सकते हैं ये जो गायकवाड़ वंश वगैरह जो है जब पतन हुआ इनका, और फिर चौहान वंश का जो है शुरुआत हुआ था, उसके पहले कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसी बादामी के जो चालुक्य वंश थे, उनकी एक शाखा, जिनको हम गुजरात के चालुक्य कहते हैं, जिनको हम गुजरात के चालुक्य कहते हैं, उनका यहाँ पर शासन हुआ। और उनका शासन अगर देखा जाए, तो उनके राज्य अगर देखा जाए, तो ये एक्चुअल में सौराष्ट्र के साथ राजस्थान का कुछ जो क्षेत्र है, माउंट आबू अरावली वाला क्षेत्र, ये उसके अधीनस्थ क्षेत्र में हुआ करते थे। और इसके अधीनस्थ क्षेत्र में जो है ऐसे बहुत महत्वपूर्ण शासक तो नहीं कह सकते हैं, इनको स्थानीय स्तर पर जो है सोलंकी भी कहते हैं।
इनको स्थानीय स्तर पर जो है सोलंकी भी कहते हैं, गुजरात के सोलंकी वंश भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसके समकालीन जो है इस तरफ जो मैसूर वाला क्षेत्र है, मतलब कर्नाटका वाला क्षेत्र, मैसूर वाला, तो यहाँ पर जो है वेंगी के चालुक्य हुआ करते थे। वेंगी के चालुक्य वंश हुआ करते थे। ये थोड़ा बाद का फेज है, वेंगी के चालुक्य। और ये साथ में यहाँ पर जो बादामी के चालुक्य जो हुआ करते थे, अब उनका पतन हो चुका था। यहाँ पर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो चुका था। यहाँ पर एक प्रकार से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुआ था। तो राष्ट्रकूट इस तरफ है, महाराष्ट्र मान्यखेत वाले तरफ क्षेत्र में, वेंगी के चालुक्य इस तरफ, उधर मैसूर वाला कर्नाटका वाला क्षेत्र में है, और गुजरात में इस तरफ है सोलंकी माफ कीजिएगा, सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश में जो है जो उसी के बारे में प्रश्न है। अब ये कह रहा है कि मूल राज, इस सोलंकी गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में कह रहे हैं, मूल राज ने अहिलवाड़, अहिलवाड़ एक्चुअल में इनकी राजधानी हुआ करता था, उसको राजधानी बनाकर इस वंश की नींव रखा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद बी, दूसरे ऑप्शन में, इस राजवंश के सामंत, ये बहुत महत्वपूर्ण सामंत कह सकते हैं। ये एक्चुअल में कह सकते हैं विमल राज जो है, विमल शाह, ये विमल शाह बहुत महत्वपूर्ण सामंत थे। इस सामंत ने जो है माउंट आबू, माउंट आबू बहुत सुर्खियों में भी है, अरावली पर्वत ऐसी सुर्खियों में है, तो वहां पर माउंट आबू में बिल्कुल ऊंचाई में जो है उन्होंने एक दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। और दिलवाड़ा मंदिर में उसने एक प्रकार से कहा जाए तो वहां पर 5 मंदिरों का समूह है उस माउंट आबू में, जिनमें से कुछ 100 मंदिर है, भगवान शिव से संबंधित मंदिर है, और कुछ उनमें से जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, उसमें तीर्थंकरों के मंदिर है। तो इसी के बारे में कह रहे हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो इस राजवंश के सामंत विमल शाह, इसने माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बिल्कुल सही है, लगभग 11वीं सदी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। अब उसके बाद सी ऑप्शन, इस राजवंश ने परसिष्टि वर्मन, परसिष्टि पर्वन, परसिष्टि पर्वन एक्चुअल में एक जैन ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जैन धर्म में। तो परसिष्टि पर्वन के रचनाकार जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी को संरक्षण दिया था। ये बिल्कुल सही है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि गुजरात के जो चालुक्य वंश है उसकी राजधानी अहिलवाड़ हुआ करता था, ये ध्यान में रखना है। साथ में यहां भी ध्यान में रखना है कि इसी राजवंश में जो है एक सामंत हुए, बहुत महत्वपूर्ण सामंत, जिनको हम कहते हैं विमल शाह। इस विमल शाह ने जो है इस तरफ जो माउंट आबू है, उस माउंट आबू में उसने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि और भी कई मंदिर करवाए थे उन्होंने, बिल्कुल कह सकते हैं कि सफेद संगमरमर से बना एक मंदिर बनाए, एक नहीं, उसमें 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें से कुछ मंदिर तो माउंट आबू में जो भगवान शिव से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है, और कुछ उनमें से जो है भगवान महावीर या फिर उसके पहले जो तीर्थंकर और हुए हैं, वृषभदेव वगैरह का, पार्श्वनाथ वगैरह का, उनकी मूर्ति मंदिर बनाए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये हो गया, तो उत्तर क्या आएगा हमारा? डी। अगला प्रश्न, बंगाल के पालवन से संबंधित। अब देखो हम बंगाल में चले गए। बंगाल के एक्चुअल में अगर बंगाल के इतिहास को अगर देखें, तो बंगाल के इतिहास को अगर देखें तो सबसे पहले जिस समय गुप्तों का पतन हुआ, जब पूरे भारत में उस पर गुप्तों का पतन हो रहा था 600 ईस्वी के आसपास मान के चलिए, तो उस समय बंगाल में जो है जो क्षेत्रीय राजवंश के रूप में एक गौड़ वंश की स्थापना हुआ था। क्षेत्रीय राजवंश में गौड़ वंश की स्थापना हुआ करता था, जिसके शासक जो है शशांक हुआ करते थे। उसके बाद फिर जो है शशांक का जब राज्य पतन हुआ, फिर शशांक की मृत्यु के बाद ऐसा कहते हैं बहुत समय तक तो जो है बिल्कुल अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गया, मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गया कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, उसी तरह की स्थिति हुआ करता था। तो उसी में जो है, उसी कह सकते हैं कि वहां पर एक सेनानायक उनके जो है कह सकते हैं उसने व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया, और उन्होंने एक नई राजवंश की शुरुआत किया, जिनको हम कहते हैं पाल वंश। गोपाल नाम उनका हुआ करता था। तो इस प्रकार से बंगाल में जो है गौड़ वंश के बाद में पाल वंश की शुरुआत हुआ। पहले शासक उसमें गोपाल हुए, गोपाल के बाद उसमें जो है धर्मपाल, बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए। ये सब बौद्ध धर्म के संरक्षण देने वाले थे। गोपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल तो विक्रमशील की उपाधि धारण भी किया था, और साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्लस उस तरफ जो है बांग्लादेश में भी एक विश्वविद्यालय वो भी शुरुआत किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक। इसी फिर आगे चलकर देवपाल भी शासक हुए, जिसमें रामपाल भी शासक हुए। रामपाल चरित भी लिखा गया उसमें संध्याकर नंदी के द्वारा। तो ये सब जो है इस पाल वंश से संबंधित है, जो सीधा एग्जाम से संबंधित है ये। अब इसी की बात कह रहे हैं, बंगाल के पाल वंश से संबंधित। थोड़ा सा इसको मैपिंग में बता दूं मैं, तो इसमें इस समय ऐसा समझ लिए कि यहाँ पर पाल वंश चल रहा है,
यहाँ पर पाल वंश है, और पाल वंश के पहले बताया मैंने यहाँ पर जो है गौड़ वंश हुआ करता था, शशांक उसके शासक थे। अब जिसमें पाल यहाँ पर है, उस समय यहाँ जो है महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट शासक है, राष्ट्रकूट वंश का शासन है। और उस समय ये जो क्षेत्र है कन्नौज वाला क्षेत्र, यहाँ पर उस समय शासक है उस समय जो है गुर्जर प्रतिहार, ये सब समकालीन शासक रहे हैं। और कन्नौज पर जो है अधिकार को लेकर के तीनों जो है लगातार 200 वर्षों तक लगातार लड़ते रहे हैं आपस में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और ये पाल वंश, ये दोनों समकालीन रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में बात कर रहा है ये। अब इसमें प्रश्न ये है हमारे पास में कि बंगाल में गौड़वंशी शासक के बाद सेनानायक गोपाल ने पाल वंश की नींव रखा, ये बिल्कुल सही है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने किया है बंगाल में, और भी गौड़ वंश के बाद। अब उसके बाद बी ऑप्शन कह रहे हैं धर्मपाल, धर्मपाल बौद्ध धर्म के समर्थक थे, जिसने बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला और सोमपुरी, ये सोमपुरी एक्चुअल में है बांग्लादेश में वर्तमान, एक उसमें तो बंगाल में हुआ करते थे, उसके राज्य में क्षेत्र हुआ करता था, तो इसीलिए सोमपुरी और इस तरफ जो है विक्रमशिला जो बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान में है, वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र, एक प्रकार से विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो वहां कौन था? धर्मपाल। इसके पहले साथ में यहां भी कि धर्मपाल ही वो शासक है जिन्होंने नालंदा, जो उस समय जो कुमारगुप्त जो प्रथम है गुप्त वंश में, उसने जो है जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था नालंदा में, उसको उसने 200 गांव जो है 200 गांव धर्मपाल ने जो है 200 गांव जो है उनको कर उनके राजस्व को वहां पर समर्पित कर दिया था। 200 गांवों के जो है उसने दान में दे दिया था, ये कह सकते हैं नालंदा को। तो एक प्रकार से जो है प्रमुख काम क्या हुआ इनका, एक तो विक्रमशिला प्लस उसमें सोमपुरी दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया, नालंदा को उसने 200 गांव दान में दिया, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण समर्थक है ये। तो ये तीनों बातें इनके संदर्भ में सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ऊपर के सही हो गए। तीसरी स्टेटमेंट, इस वंश के शासक रामपाल, ये कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली शासक थे। इसके दरबार में इस वंश के शासक रामपाल ने इसके राजवंश के शासक रामपाल ने रामपाल चरित के जो है रामपाल चरित के रचनाकार विद्वान संध्याकर नंदी को संरक्षण दिया था। ये बिल्कुल सही है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि देखो इस समय समकालीन अगर देखे तो विद्वानों के स्तर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन है, एक प्रकार से अगर देखे तो यहाँ पर पाल वंश में इस प्रकार से कौन है, संध्याकर नंदी है। और यहाँ पर जो है बताया था मैंने, इस समय बाद में जो है गायकवाड़ वंश जब हुए तो गायकवाड़ में उस समय जो है मलिक मोहम्मद जैसी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरफ तो जैसे बताया मैंने यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक है, और राष्ट्रकूट शासक ने जो उस समय जो कैलाश मंदिर है इस तरफ उस तरफ जो है जो नासिक वाले क्षेत्र में उसमें एलोरा वाले क्षेत्र में जिसमें पर्वतों को काट कर उसने कैलाश मंदिर का निर्माण किया है, वो सब इनका है ये। तो एक प्रकार से हमें ये ध्यान में रखना है कि रामपाल की जो है एक प्रकार से जीवन चरित्र, ये रामपाल चरित का मतलब इसमें इस रामपाल शासक के बारे में बात हो रही है, भगवान राम के बारे में बात नहीं हो रही है। तो उसने जो है संध्याकर नंदी को संरक्षण दिया था, जिन्होंने रामपाल चरित की रचना किया था। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या आया, एक भी ऐसा नहीं है जो इसमें गलत है। तो उत्तर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, बंगाल के सेन वंश से संबंधित। अब देखो हम समय थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में अगर देखा बंगाल के इतिहास को, तो बंगाल के इतिहास को अगर देखा जाए तो सबसे पहले बंगाल में जो है सबसे पहले यहाँ पर गौड़ वंश हुआ करता था। गौड़ वंश के शासक शशांक हुआ करते थे, जिसने जिसने भगवान बोधि वृक्षों को कटवा दिया था, ये गौड़ वंश का शासक था। इसके बाद यहाँ पर जो है पाल वंश का शासन आया था। पाल वंश का शासन आया। पाल में जैसे बताया मैंने गोपाल है, धर्मपाल है, महीपाल है, फिर उसमें रामपाल भी है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर आया सेन वंश। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि गोपाल वंश का पतन जब हुआ, पाल वंश का जब पतन हुआ, तो पाल वंश के पतन को एक प्रकार से हवा किसने दिया, तो सेन वंश। अब सेन वंश जो है उसमें कहते हैं कि सेन वंश के एक शासक शुरुआती दौर पे हुए थे जिनका नाम सामंत सेन हुआ करता था। वो सामंत ही था, एक प्रकार से पाल वंश का सामंत था। अब उसका नाम एक प्रकार से सामंत सेन हुआ करता था। तो एक प्रकार से क्या है, तो सेन वंश की स्थापना जो है सामंत सेन, जो पाल वंश का सामंत हुआ करता था, उसने किया था। अब उसके बाद उसमें कुछ और शासक हुए आगे चल करके, और इसमें आगे चल करके सेन
सेन वंश में जो है बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए जिनको कहते हैं लक्ष्मण सेन, जिनको कहते हैं लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन जो है बड़े खुद विद्वान हुआ करते थे, उसने विद्वानों को संरक्षण भी दिया था। उसने जो है एक कृष्ण भक्त जो है जयदेव, उनको संरक्षण दिया हुआ था। और जयदेव वही जयदेव है जिन्होंने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रचना गीत गोविंद की रचना किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहां से प्रश्न आते हैं। देखो सभी राजवंश को, सभी राजाओं को जानना ये कोई अनिवार्य नहीं है, मगर हाँ उनमें से कुछ राजवंश ऐसे हैं, कुछ शासक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ विशेष काम किया है, तो उनको ध्यान रखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तो हो गया। तब इसी के बारे में प्रश्न है कि बंगाल के सेन वंश के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब गलत क्या है हमें पूछ रहा है। अब पहला ऑप्शन, बंगाल में सामंत सेन ने पालवंशी शासक, पालवंशी शासक को हटाकर के सेन वंश की नींव रखा, ये बिल्कुल सही है। तो हमें एग्जैक्टली ये याद रखना है कि बंगाल में जो है सबसे पहले गौड़ वंश, फिर पाल वंश, फिर सेन वंश, एक कंटिन्यू में स्थापना हुई है, एक के बाद एक करके। अब उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट कह रहे हैं लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, इस वंश के प्रसिद्ध शासक थे जिसने कृष्ण उपासक जयदेव, बंगाल में जयदेव को संरक्षण दिया था, ये बिल्कुल सही है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जयदेव जो है कृष्ण को उपासक था, कृष्ण भक्त था, ये कह सकते हैं। और फिर आगे स्टेटमेंट कह रहे हैं गीत गोविंद जयदेव की महत्वपूर्ण कृति है, ये बिल्कुल सही है। तो गीत गोविंद एक प्रकार से क्या है, वो गोविंद मतलब भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो एक प्रकार से उसी के संदर्भ में वहां उनकी रचना है गीत गोविंद। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जयदेव की रचना क्या है, गीत गोविंद है, और इनको संरक्षण दिया हुआ था लक्ष्मण सेन ने। इसके पहले मैंने संध्याकर नंदी की बताया था, मैंने संध्याकर नंदी को जो है पाल वंश के शासक जो उस तरह जो रामपाल हुआ करते उसने संरक्षण दिया था। तो ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। थोड़ा सा अगर इतिहास को हम सही ढंग से अगर समझेंगे तो इतिहास में फैक्ट्स तो ठीक है बहुत सारे, मगर उनको तथ्यों को सही तरीके से दिमाग में रखा जा सकता है। तो उत्तर कौन सा आया, डी, एक भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद हम आगे बढ़ चुके हैं समय के साथ में, पूर्व मध्यकाल से संबंधित। अब देखो पूर्व मध्यकाल का मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, देखो मैंने गुप्त काल, एक तो पहला फेज क्या था इनमें से, गुप्त काल हो गया। अब गुप्त काल का मतलब इसमें समझो कि 300 बीसी से लेकर के 300 ईस्वी से लेकर के जो है 600 ईस्वी तक ये गुप्त काल हो गया। उसके बाद फिर गुप्तोत्तर काल जिनको कहते हैं, गुप्तोत्तर काल कहते हैं। तो गुप्तोत्तर काल का मतलब इसमें 600 ईस्वी से लेकर के जो है 750 ईस्वी तक ये गुप्तोत्तर काल हो गया। उसके बाद फिर गुप्तोत्तर के बाद फिर इसमें आता है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल जिनको हम कहते हैं। और पूर्व मध्यकाल का मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें हम जो है 750 ईस्वी से लेकर के जो है लगभग 1200 ईस्वी तक, लगभग 1200 ईस्वी तक जिनको हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और उसके बाद का जो फेज है जिनको हम कहते हैं उत्तर उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल का मतलब जो है 1200 ईस्वी से लेकर के जो है ये लगभग जो है 1707 तक, जिनमें दो बड़े जो है दो बड़े राज्य हुआ, एक तो दिल्ली सल्तनत हुआ और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य। तो एक्चुअल में पूरी भारत के इतिहास को अगर क्रोनोलॉजी अगर देखें तो इसको इस तरह से संयोग को समझा जा सकता है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो प्रश्न है जिस समय, ये छोटे छोटे और छोटे शासक की बात कर रहे हैं। अब इसमें बहुत छोटे छोटे शासक की बात कर रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि जो है गुप्तोत्तर पूर्व मध्यकाल का मतलब इस फेज की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे सेगमेंट छोटे छोटे अलग अलग राजवंश की बताया मैंने यहाँ पर, जैसे कि मैंने पाल वगैरह फिर सेन वंश की स्थापना की बताया मैंने। तो अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब इसी में जो है प्रश्न ये है, अब इसमें प्रश्न पूछा है हमसे, ये प्रश्न पूछा क्या है कि पूर्व मध्यकाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वंश कश्मीर राजवंश से संबंधित नहीं थे। तो अब मैं एक्चुअली में कश्मीर के राजवंश की बात कर रहा हूं। तो कश्मीर की है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर देखें, अगर मान लो हम, तो कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास, ये फिर पर्टिकुलर कश्मीर का जो इतिहास, और कश्मीर के इतिहास का मतलब उस समय मतलब समझो कि 7वीं 8वीं सदी से लेकर के हम 12वीं सदी की बात कर रहे हैं कश्मीर की इतिहास की। तो कश्मीर की इतिहास की जानकारी जो मिलती है हमें कल्हन के राजतरंगिणी से। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है लेखक कह सकते हैं, इतिहासकार कह सकते हैं, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी जो है, ये जिस समय जो है लोहार वंश के शासक हुआ करते थे, हर्ष
उसके दरबार में हुआ करते थे। इन्होंने एक रचना किया राजतरंगिणी, जिसमें उसने कश्मीर के इतिहास को बताया। कश्मीर में इतिहास को बताने का मतलब ये था उस समय कि वहां पर एक क्षेत्रीय हिंदू शाही वंश हुआ करता था, और उसी में सबसे पहले जो है उसमें वंश कर सकते हैं, हिंदू शाही वंश में पहले वंश हुआ करते थे, कारकोट वंश करके हुआ करता था। कारकोट में ही जो है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, ललितादित्य मुक्तापीड, ये शासक हुआ करता था। और इन्होंने कश्मीर में, क्योंकि सूर्य के उपासक थे, इसीलिए इसने सूर्य की उपासना के लिए कश्मीर में इसने एक मार्तंड मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड, बहुत शक्तिशाली शासक थे ये। इसके बाद इसी क्रम में आगे चल करके जो है कारकोट के बाद इसमें आया उत्पल वंश की शुरुआत हुआ था, कुछ समय तक उनका शासन रहा। उसके बाद फिर जो है शासन आया था लोहार वंश का, और लोहार वंश में बहुत शक्तिशाली शासक, जैसे बताया मैंने, इसमें हर्षदेव हुआ करता था, हर्षदेव, और उसी के दरबार में हुआ करता था कलहन, जिसने रचना किया था राजतरंगिणी का। तो एक्चुअल में इससे हमें जानकारी मिलती है कश्मीर के इतिहास की। तो ये एक प्रकार से उसी के बारे में कह रहा है ये। तो पूर्व मध्यकाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वंश कश्मीर के राजवंश से संबंधित नहीं है? तो कारकोट, 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 तो कारकोट वंश पहला राजवंश है। कारकोट का जब पतन हुआ तब उत्पल वंश की शुरुआत हुआ, उत्पल का जब पतन हुआ तब लोहार वंश की शुरुआत हुआ। तो तीनों की जानकारी हमें जो है, तीनों की जानकारी जो है हमें मिलती है किसमें? वो तरंगिणी में। अब उसके बाद कह रहा है कि सेन वंश, भाई अभी जस्ट बताया हूं मैंने, सेन वंश कहां पर था? तो सेन वंश तो एक प्रकार से यहाँ बंगाल में था, सेन वंश यहाँ पर बंगाल में है। तो ये एक्चुअल में कश्मीर का राजवंश कौन सा नहीं है इसमें? सेन वंश। प्रश्न हमें वही पूछा है, उससे संबंधित नहीं है। तो उत्तर कौन सा है हमारा? डी। देखो फैक्ट्स बताने का मतलब सिर्फ मेरा नहीं है कि मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा चीजों को समझा जाए, और इतिहास को थोड़ा ठीक तरीके से अगर समझेंगे तो तथ्यों को दिमाग में रखा जा सकता है, क्योंकि पूरी कहानी है, बस उनको समझने की आवश्यकता है, और समझाने वाले उनको थोड़ा आसान तरीके से समझा दे, इसकी आवश्यकता है। तो इतिहास को जो है एक प्रकार से समझने का बहुत अच्छा तरीका थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग के बेसिस पर समझा जाए। तो उत्तर कौन सा है हमारा? डी। अगला प्रश्न, अब यहां पर मैंने जो है कुछ उसमें कुछ क्षेत्र की बात कर रखा हूं। ये एक्चुअल में कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल से संबंधित है, मतलब 750 से लेकर जो है 1200 ईस्वी के आसपास की बात कर रहा हूं। और इसमें भारत में जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो राजवंश है, ये उसके क्षेत्र की बात कर रहा है। देखो प्रश्न ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे राजवंश है और इनका क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है ये। तो ये जानना बहुत बेसिक चीजों की बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ इतना ही कह रहा हूं मैं, ये फिर इतना ही हम बात कर रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर जो वंश है, ये जो राजवंश है, इसका क्षेत्र कहां पर था, कहां पर शासन किया था। जैसे इन्होंने क्या है, परमार, तो परमार ने कहां पर शासन किया? दे रखा है मालवा, बिल्कुल सही है। तो यहां पर एक मालवा हुआ करता था, मालवा मतलब एमपी वाला क्षेत्र, मालवा पठार जिनको कहते हैं, तो ये प्रकार से मान के चलो। तो यहां पर कौन था? ये परमार हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहे चंदेल वंश, और चंदेल वंश के बारे में पहले बता चुका हूं मैं, बुंदेलखंड के एरिया था, तो यहां पर क्या है? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में कौन है? चंदेल वंश। और चंदेल वंश में राजधानी उनका खजुराहो हुआ करता था। हालांकि बाद में फिर दूसरी राजधानी और भी बनाया, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये ध्यान में रखना कि बुंदेलखंड वाले एरिया में कौन है? चंदेल वंश है। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट जो है इस तरफ, ये यहाँ पर हुआ करता था, थोड़ा शक्तिशाली क्षेत्र, बड़ा शक्तिशाली था, मगर थोड़ा पहले की स्थिति है। तो राष्ट्रकूट, मगर इसका जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र, अब इनकी राजधानी कहते हैं मानखेत, मानखेट क्षेत्र। मानखेट एक्चुअली उनकी राजधानी हुआ करता था महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और थोड़ा आगे फिर दक्षिण में कर्नाटक तक भी विस्तार कर लिया था। तो ऊपर के तीनों बातें बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सोलंकी वंश, नहीं इसमें क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है, ऐसा मान के चलना है कि धोखे से क्वेश्चन मैंने ही फ्रेम किया है, मगर मुझसे गलत हो गया है ये। तो इसमें जो है सोलंकी भी कह रहा है कि सौराष्ट्र, और ये बिल्कुल सही है एक्चुअल में। तो सोलंकी वंश का अगर देखा जाए तो गुजरात के सोलंकी चालुक्य की बात कर रहा हूँ, तो ये भी सौराष्ट्र में हुआ करता था, मगर यहाँ पर हमें कोई दूसरा ऑप्शन आना चाहिए था। तो ये एक्चुअल में हम इसको अगर मैं सुधार दूं, अगर मान लो, तो इसको अगर मान लो मैं, चलो इसमें कन्नौज अगर कर देता हूं मैं अभी। अब इसको, अब देखो मेरा सेंस सिर्फ ये है कि क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसके लिए ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए मुझसे, मगर मैंने ध्यान नहीं रख पाया, तो इसमें गलत हो गया, तो इनको सुधार कर पढ़ेंगे हम। तो सोलंकी के बाद में क्या कही मैंने? कन्नौज कर दिया। तो कन्नौज में एक्चुअल में क्या हुआ? उत्तर ये क्या है? गलत हो गया। फिर अगर मान लो यहाँ पर सौराष्ट्र अगर हुआ होता तो बिल्कुल सही है, मगर चारों में से हमें एक को थोड़ा सा गलत करना ही है क्वेश्चन बनाने के क्रम में। तो इसीलिए क्या है, यहाँ जो है अब इसको मान के चलना है। तो सौरांकी वंश कहां पर नहीं है? कन्नौज में नहीं है, हमें मान के चलना है। ऊपर में ये ध्यान में रखना है कि परमार कहां पर है? मालवा, चंदेल, बुंदेलखंड, राष्ट्रकूट,
मानखेट और सोलंकी ओरिजिनल में कहां पर है? सौराष्ट्र में है, माउंट आबू वाले क्षेत्र में ये। तो उस प्रकार से उत्तर क्या आ गया हमारा? डी। अगला प्रश्न, ये भी बहुत छोटा सा प्रश्न है ये, और इसमें शासक के नाम दे रखे हैं। शासक के नाम को नहीं, एक्चुअल में ये विद्वानों को संरक्षण दे रखा है। विद्वान मतलब यहाँ पर शासक दे रखा है, मतलब वंश दे रखा है, और इस वंश से संबंधित जो विद्वान जिनको संरक्षण दिया उनकी बात कर, ये बने बहुत लॉजिकली बना रखा है कि प्रश्न अगर ऐसे भी अगर पूछे, मतलब प्रश्न बनाने के सब पैटर्न है एक्चुअल में अलग अलग तरीके से, तो ये एक्चुअल में इतिहास में इस प्रकार से बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है दे रखा है, इस तरफ संरक्षण राजवंश दे रखा है, और वहां पर विद्वानों के नाम दे रखे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि गायकवाड़ वंश, जानते हैं गायकवाड़ वंश में उसमें जो जयचंद हुआ करता था, और जयचंद ने जो है मालिक मोहम्मद जयसी को संरक्षण दिया हुआ था, और जिसकी महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, ये भी ध्यान रखना। तो इसकी रचना क्या है? पद्मावत है, पद्मावत। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें वो उधर राजपूत राजा जो है राजा रतन सिंह उसकी कहानी है उसमें, और पद्मावती के बारे में है ये। तो ये जो है समझो कि मालिक मोहम्मद जायसी उसने रचना किया था। उसके बाद कह रहे परमार वंश, बिल्कुल सही है। परमार वंश में जो उसके संरक्षक, परमार वंश ने संरक्षण दिया था जगनिक को, और जगनिक ने जो है बताया था मैंने कि वहां जो है आल्हा खंड की रचना किया था। जगनिक का रचना कौन सा है? आल्हा खंड, एक खंड काव्य है, तो उनको भी ध्यान में रखना है हमें ये। उसके बाद फिर जो है इसकी संध्या, उसके बाद क्या है? संध्याकर नंदी। अब संध्याकर नंदी के बारे में जैसे बताया मैंने कि वो उस समय जो है रामपाल करके हुआ करता था पाल वंश में, और रामपाल ने जो है संध्याकर नंदी को संरक्षण दिया था। तो एक इस प्रकार संबंधित है पाल वंश, और ये संध्याकर नंदी है जिसने रामपाल चरित की रचना भी किया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो तीनों युग में बिल्कुल सही हो गया। अब कलहन के बारे में दे रखा है, कलहन के बारे में जैसे बताया मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि कलहन जो है उसने एक रचना किया है जिनको हम कहते हैं राज तरंगिनी, राज तरंगिनी रचना किया, जिनमें उसने कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया। कारकोट वंश है, उत्पल वंश है, और साथ में इसमें जो लोहार वंश है इनके बारे में। इसी में बताया मैंने कि इसमें ललितादित्य मुक्तापीड बहुत शक्तिशाली शासक थे कारकोट वंश के, जिन्होंने सूर्य उपासना के लिए, सूर्य देव की उपासना के लिए उसमें मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था कश्मीर में। तो ये ध्यान रखना है ये। मगर ये जो है बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित नहीं है। ये बादामी के जो चालुक्य वंश एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर हुआ करता था, बड़ा शक्तिशाली शासक। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, ये बड़ा शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। गुप्तोत्तर काल के फेज की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? ये डी, यही सुमिलित नहीं है। तो ऊपर के तीन सही है। तो फैक्चुअली चीजों को हम ध्यान रखते चले जाएंगे। एग्जाम में जो है कोई फैक्ट्स जो है पूछा जा सकता है, हर एक फैक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर चलो मोड़ दिए हम लोग एलोरा की पहाड़ी में। चलो एलोरा पहाड़ी का मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो हम एक प्रकार से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गुप्तोत्तर के आगे बढ़ चुके हैं, मतलब पूर्व मध्यकाल की बात कर रहा हूं। और पूर्व मध्यकाल का मतलब फिर से बता दूं मैं कि हम 750 ईस्वी के आसपास से लेकर जो है 1200 ईस्वी तक के इतिहास की बात कर रहे हैं। और उस समय जो है, उस समय की बात कर रहा हूं, तो उस समय जो है ऐसा समझे अगर मान लो तो यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट पहले शासक हुआ करते थे। पहले पहले तो यहाँ पर एक्चुअल में चालुक्य शासक हुआ करते थे। पहले यहाँ पर बदा पहले यहाँ पर बादामी के चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य हुआ करते थे। जब इनका पतन हुआ तब यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट का शासन आया था। राष्ट्रकूट का शासन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्गा ने किया था। इसमें बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए थे कृष्ण प्रथम। और उन्होंने जो है इस प्रकार से जो एलोरा वाला जो क्षेत्र है, मतलब जिनको हम महाराष्ट्र कह सकते हैं, औरंगाबाद वाला क्षेत्र है, तो वहां जो पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियां हैं उसी में जो है एलोरा के पास में, अजंता उसमें औरंगाबाद के पास में, तो उसने पहाड़ियों को कटवा करके एक प्रकार से पहाड़ियों को छील छील करके एक प्रकार से उसने पहाड़ियों में तक्षण काम करके कहते हैं उनको, उनको शिल्पकारी करके पूरे पहाड़ को ही काट के उसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, शिव भगवान का निर्माण करवाया था उसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मतलब कला स्थापत्य संरचना में दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रकूट और इसके साथ साथ इसमें जो है वो चालुक्यों ने भी और साथ में कुछ उधर पल्लवों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। तो उसी से संबंधित प्रश्न है ये। अब प्रश्न देखिए, एलोरा की पहाड़ी में स्थित गुफाओं से, एलोरा की पहाड़ी में ऐसे कई गुफा है, अब उसी गुफाओं से संबंधित कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या सही नहीं है ये कह रहा है। अब ए ऑप्शन, अब पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इनकी गुफाओं में
राष्ट्रकूट कला, राष्ट्रकूट शासकों ने जो है यहाँ पर जो कलाकारी किया है, मतलब मंदिर बनवाए हैं। जैसे बताया मैंने, कृष्ण प्रथम जो है उसने, कह सकते हैं कि पूरे पहाड़ को काट कर उसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत बड़ा नमूना कह सकते हैं कला का ये। इसी क्रम में जो है चालुक्य कला, इस गुफाओं में, इस एलोरा की गुफाओं में जो है चालुक्य कला, इनका भी जानकारी मिलती है। पल्लव कला शैली, पल्लव जो बिल्कुल दक्षिण में इस तरफ हुआ करता था, दक्षिण में यहाँ पर पल्लव, पल्लव वंश इस तरफ हुआ करता था, इन्होंने भी जो है यहाँ पर एलोरा में अपनी कलाकारी दिखाया हुआ है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एलोरा की गुफाओं में जो है, एलोरा की गुफाओं में जो है उसमें राष्ट्रकूट कला प्लस चालुक्य कला प्लस पल्लव कला, तीनों का मिश्रण है। और इसमें कुछ, एक तो भगवान शिव का मंदिर है, मतलब शैव संप्रदाय से मंदिर बनाए हैं। इनके साथ साथ यहाँ पर जो है कई जैनी मंदिर भी है, उसमें कई तीर्थंकरों के मंदिर भी है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें मुख्यतः शैव मंदिर, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर, जिसको कैलाशनाथ नहीं कैलाश मंदिर जिनको कहते हैं, कैलाशनाथ तो उधर दक्षिण में चला जाएगा, कांचीपुरम में, महाबलीपुरम में चला जाएगा। तो यहाँ शैव मंदिर मतलब कौन सा, कैलाश मंदिर, एकाश्म पत्थर को कहते हैं, एकाश्म पत्थर, एकाश्म पत्थर का मतलब पूरे पत्थर, पूरे पहाड़ को ही काट कर उसने क्या किया है, कैलाश मंदिर बनाया, भगवान शिव का मंदिर है। इसके साथ साथ जैन मंदिर, वहां पर जैन भगवान महावीर तो नहीं, बाकी तीर्थंकर की उनकी मूर्तियां कुछ स्थापित किया गया है, तो उनके जैन मंदिर की स्थापत्य शैली की संरचना है, ये बिल्कुल सही है। दोनों बातें बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, कला प्रेमी थे, कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी को काटकर, पहाड़ी को तराश कर कह सकते हैं कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत सही है, पूरी तरह से सही है। इतने फैक्ट्स को दिमाग में रखना चाहिए हमें कि अगर एलोरा की पहाड़ी से कर प्रश्न पूछे या फिर अजंता की पहाड़ी, जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सब ये। अजंता की गुफा में कई गुफा मिले हैं उसमें से, तो ये अजंता एलोरा तो जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित है। और चूंकि इस वर्ष जो है इस तरफ दीपावली को भी यूनेस्को की जो नॉन टेंजिबल जो है विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है, तो विश्व विरासत की सूची से संबंधित प्रश्न सीजीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उत्तर कौन सा आ गया, डी, एक भी गलत नहीं। अगला प्रश्न, माउंट आबू। अब पहुंच गए हम लोग माउंट आबू में। माउंट आबू के बारे में बता दूं मैं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है उनको बोलते हैं माउंट आबू। अरावली जानते हैं कि बहुत पुराना जो है पहाड़ी कह सकते हैं, पर्वत अब तो घिस पीट गए हैं, अवशिष्ट पर्वत के रूप में बस बचा हुआ है। और उसी को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसमें अपनी सुनवाई किया और उसने पूरा डिसीजन पहले दिया हुआ था होल्ड कर दिया, तो सुर्खियों में है। इसीलिए थोड़ा सा अरावली के पास के इतिहास क्या था हम ये ध्यान में रखना है। तो इसीलिए मैंने इसमें बादामी के उसमें गुजरात के चालुक्य वंश, मतलब सोलंकी वंश की बात बताया था मैंने। और उसी चालुक्य वंश के शासकों ने क्या किया था, वहां पर दिलवाड़ा में जैन मंदिर बनवाया था, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किया था माउंट आबू में। ये ध्यान में रखना है, कुछ शैव मंदिर भी है और साथ में कुछ जैनियों के मंदिर है, 5 मंदिर कुल मिलाकर ऐसे कह सकते हैं, मगर छोटे मंदिर कुछ और भी है। अब इसी के बारे में प्रश्न है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 11वीं सदी का मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित है, ये बिल्कुल सही है। जैन मंदिर है मुख्य रूप से अगर देखा जाए, बिल्कुल सफेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर, अपने आप में कह सकते हैं एक बड़ा यूनिक नमूना है ये। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुकवंशी शासक भीमदेव, भीमदेव शासक शासक उस समय हुआ करते थे, मगर इन्होंने नहीं, इसके एक सामंत हुआ करते थे विमल शाह। विमल शाह, विमल शाह को जो है पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उनके जब पुत्र हुए तो उसने मन्नत रखा रहा होगा, तो उसी मन्नत को पूरा करके जैसे उनका मन्नत पूरा हुआ, पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, तो उन्होंने मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर, जिनको हम कहते हैं, जिनको कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर। तो इस प्रकार से विमल शाह ने जो है, जो भीमदेव शासक थे उस समय सोलंकी वंश के, उसके शासनकाल में उसने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद इसमें तो यहाँ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट, इसके निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। कह सकते हैं राजस्थान में सफेद संगमरमर बड़ी मात्रा में उपलब्ध भी था, तो उसमें इसी संगमरमर का प्रयोग कर उसने मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये प्रकार से तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उत्तर आया हमारा डी, इनमें से कोई भी नहीं।
अब उसके बाद फिर प्रश्न जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अब देखो कश्मीर के राजवंश, अब कश्मीर के मतलब मैं किसकी बात करूं, वर्तमान में कश्मीर में तो ठीक है, अभी तो थोड़ा सा कम क्षेत्र है हमारे पास में, मगर इसके पहले अगर देखें तो कश्मीर का मतलब इसमें ये बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा हुआ करता था। तो इधर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, उसमें पाकिस्तान का पूरा उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र प्लस अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है कश्मीर राज्य बड़ा हुआ करता था ऐसे, जिनको हम हिंदू शाही वंश कहते थे उस समय, मतलब बहुत शुरुआती 6वीं 7वीं सदी के आसपास की बात कर रहा हूँ, हिंदू शाही वंश कहते थे। अब उसी हिंदू शाही वंश में जो है उसकी परंपरा में जो है ये 3 राजवंश हुए, 3 राजवंश हुए। 3 राजवंश में जो है उसमें एक तो, और ये सबकी जानकारी मिलती है हमें कलहन की राजतरंगनी में। तो पहले उसमें कारकोट वंश हुए थे, उसके बाद उत्पल वंश हुए थे, उसके बाद लोहार वंश हुए थे, ये बता चुका हूं मैं। अब इसी से संबंधित प्रश्न है हमारा, ठीक है। कलहन की राजतरंगनी से लगभग 7वीं सदी से 12वीं सदी तक कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। तो कलहन की राजतरंगिणी हमें ये ध्यान में रखना है, और इसमें राजतरंगिणी बेसिकली कह सकते हैं इसमें इतिहास, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस कालखंड में मतलब इस 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के कालखंड में क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले कारकोट, उसके बाद फिर उत्पल, उसके बाद फिर लोहार वंश ने शासन किया था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अगला स्टेटमेंट, कारकोट वंश के शक्तिशाली शासक, कारकोट वंश जो पहला शासक था, पहले वंश था, उसके शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तपीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंदू शासक माने जाते हैं जिसने कश्मीर में शासन किया था, ललितादित्य मुक्तपीड। इसने कश्मीर में सूर्य की प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि मार्तंड मंदिर कहां पर है, तो जानते हैं कश्मीर में है। किसने निर्माण करवाया? ललितादित्य मुक्तपीड। किस वंश से संबंधित थे? कारकोट वंश से। किस क्षेत्र से? जम्मू कश्मीर, कश्मीर क्षेत्र में। ये तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि कश्मीर में 3 राजवंश हुए, एक कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश, तीसरा जो है लोहार वंश। कारकोट वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कैसे हैं? ललितादित्य मुक्तपीड हुआ करते थे, जिन्होंने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था जो भगवान शिव को समर्पित है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर आया हमारा डी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न रिपीट हो गया, इसको मैं आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब प्रश्न पहुंच गए हम लोग उसमें, बादामी के चालुक्य राजवंश। अब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हम दक्षिण भारत के इतिहास की अब क्वेश्चन ले रहे हैं। अब दक्षिण भारत के इतिहास को थोड़ा सा अगर समझे, दक्षिण भारत के इतिहास को थोड़ा सा अगर मैं बेसिक पहले बता दूं मैं कि दक्षिण भारत का इतिहास ओवरऑल में कैसा रहा है, तो सबसे पहले फेज का मतलब ये तो पाषाण काल में, दक्षिण भारत में जानते हैं पाषाण काल पहले था उस समय, तो ये तो पाषाण वाला फेज आ गया। तो पाषाण में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भारत में उत्तर में भारत पाषाण काल, वैसे दक्षिण पाषाण काल। उसके बाद फिर दूसरा फेज आया था इनमें से कि उसके बाद दूसरा फेज जब आया तो इसमें जो है स्वाभाविक है दक्षिण भारत में भी क्या हुआ है, इसमें ताम्र पाषाण वाला फेज आया, ताम्र पाषाण काल कहते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। मगर उसके बाद का जो डेवलपमेंट है यहाँ पर, उसके बाद जो है कह सकते हैं कि बड़ा जो फेज आया था दक्षिण में विशेष रूप से, उसे कहते हैं महापाषाण काल। तो महापाषाण काल एक तरह देखा जाए तो महापाषाण काल के जो है महापाषाण संस्कृति विकास हुआ, तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो दक्षिण की विशेषताएं महत्वपूर्ण रूप था, महापाषाण काल जिनको कहते हैं। उसके बाद फिर इसी क्रम में जो आगे आया जिनको हम कहते हैं संगम काल, जिनको कहते हैं संगम काल। संगम काल का मतलब ये हुआ इसमें कि उस समय जो है संगम साहित्यों की रचना हुआ था, और उसमें चोल, चेर, पांड्य और सतीपुत्र इसकी जानकारी मिलती है। ये समझो कि 3री सदी ईसा पूर्व के आसपास से 1ली सदी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आगे संगम काल के बाद आगे जो है थोड़ा बहुत समय बाद में जो है यहाँ पर जो है इस प्रकार से अगर कहा जाए तो यहाँ दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में कह सकते हैं कि वहां पर सबसे पहले जो अगर देखा जाए तो शक्तिशाली शासक हुआ था, इसी क्षेत्र में शक्तिशाली शासक हुआ जिनको हम कहते हैं बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। और उसके बाद इसी समय इसे समकालीन बिल्कुल दक्षिण में कांची वाले क्षेत्र में, कांचीपुरम जिनको कहते हैं, वहां पर जो है पल्लव वंश हुआ करता था, पल्लव वंश। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि दक्षिण में जो है मुख्य रूप से प्राचीन भारत में एक प्रकार से जो है संगम युग था, उसके बाद में यहाँ पर एक बादामी के चालुक्य वंश की शुरुआत हुआ, और दूसरा जो है इसमें पल्लव वंश का। बादामी के चालुक्य वंश, बादामी उसकी राजधानी हुआ करता था, और उस तरफ जो पल्लव कह रहा हूँ, पल्लव की राजधानी उस समय जो है महाबलीपुरम, जिनको मामल्लपुरम भी कह देते हैं,
ये बड़ा उसमें कांची पहली राजधानी था, बाद में उसने महाबलीपुरम को भी इसने नगर की स्थापना किया और बहुत महत्वपूर्ण उसने राज्य स्थापित की है, पल्लव। तो ये एक्चुअल में जो कह सकते हैं दक्षिण भारत की इतिहास जो है पाषाण काल से जो है इधर पल्लव काल तक ये इस तरह से आगे बढ़ी हुई है। मतलब हमें एक्चुअल में समझना इस वे में होता है ये। तो ये एक प्रकार से दक्षिण भारत के इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास है। इसके समकालीन जो है इस तरफ उत्तर भारत के भी इतिहास इसके समानांतर चला है। तो ये ओवरऑल में अगर भारत के इतिहास को समझना है तो हमें उत्तर भारत के इतिहास, दक्षिण भारत के इतिहास, पूर्वी क्षेत्र का भी इतिहास और पश्चिमी क्षेत्र के इतिहास और मध्य भारत के इतिहास पूरे ओवरऑल जब करते हैं तब बनते हैं हमारे भारत का इतिहास। तो सब क्षेत्रीय राजवंश में अलग अलग शासक, इनको हमें ध्यान में रखना है। उसी से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न किससे संबंधित है? यहां पर जो बादामी के चालुक्य वंश है, और बादामी के चालुक्य वंश मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं? गुप्तोत्तर काल की बात कर रहा हूं। और गुप्तोत्तर काल का मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो 600 ईस्वी से लेकर जो है कब तक की बात कर रहा हूं मैं? 750 वक्त। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें ये बादामी के जो चालुक्य वंश है ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जैसे बताया मैंने 600 ईस्वी के आसपास से समझ लो कि 750 वाले फेस की बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा इतिहास को अगर थोड़ा क्रोनोलॉजी बिल्कुल अगर क्लियर रहेगा तो चीजों को देखना ज्यादा आसान रहेगा। अब देखो बादामी के चालुक्य वंश के बारे में, इसमें थोड़ा सा पहले बेसिक बता दूं बादामी के चालुक्य वंश का। बादामी के चालुक्य वंश कह सकते हैं कि बड़ा शक्तिशाली शासक तो है ही, शुरुआती दौर पे ये कह सकते हैं। तो इसमें जो है उसकी राजधानी जो है बादामी हुआ करता था। धीरे करके राज्य विस्तार किया। पुलकेशिन प्रथम पहले शासक हुए। इसी में सबसे शक्तिशाली शासक कह सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय हुए। पुलकेशिन द्वितीय, और ये पुलकेशिन द्वितीय जो है उस समय हुए हैं जिस समय छत्तीसगढ़ में नल वंश में विलासतुंग हुआ करता था, जिस समय इस तरफ सिरपुर के पांडु वंश में जो है इस तरफ महाश्रीगुप्त बलार्जुन हुआ करता था, जिस समय जो है उस तरफ जो थानेश्वर में हर्ष हुआ करता था। तो ये सब समकालीन हुए हैं और आपस में संघर्ष भी करते रहे हैं। और उस सब दक्षिण में इस तरफ बिल्कुल सुदूर दक्षिण में कांची वाले क्षेत्र में वहां पर पल्लव वंश हुआ करता था। ये सब बिल्कुल समकालीन शासक रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में अब इसी में बताया मैंने जो पुलकेशिन द्वितीय बहुत शक्तिशाली था, शासक था। उन्होंने ऐसा कहा था उसने सिरपुर के पांडु वंश को भी पराजित किया, बस्तर के नल वंश को भी पराजित किया। और इस प्रकार से संघर्ष जब हुआ था उनका हर्ष के साथ में नर्मदा के युद्ध में, कह सकते हैं 630 में युद्ध हुआ था वो, तो उसमें कह सकते हैं उसने दक्षिण तरफ आने से हर्ष को रोक दिया था। हर्ष मतलब मैं उस पुष्यभूति वंश के शासक जो थानेश्वर के शासक थे उनकी बात कर रहा हूं। अब इसी के जो पुलकेशिन द्वितीय जो है उनके दरबार में जो है बहुत महत्वपूर्ण कवि हुआ करते थे, उसको संरक्षण दिया था, जिसका नाम हुआ करता था रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति ने जो है पुलकेशिन द्वितीय के जो है जितने जितने क्षेत्र को जीता था उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके उसने एहोल एहोल में एक अभिलेख मिला है जिनको कहते हैं एहोल अभिलेख। उसमें जो है जानकारी मिलता है, उसमें जानकारी मिलता है कि ये तो जानकारी मिलता ही है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इतने इतने क्षेत्र को जीता, मगर साथ में यहां भी जानकारी मिलता है कि महाकवि कालिदास और जो रवि कीर्ति, और साथ में उसमें रवि कीर्ति का अभिलेख है, वहां से साथ में भारवी जो हुआ करता था उनके बीच में उसमें शस्त्रार्थ हुआ था। ये सबकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलती है। तो ये एक्चुअल में जो है कोई भी एग्जाम दे तो जब भी हम चालुक्य वंश की बात करते हैं बादामी की, उसमें पुलकेशिन प्रथम को नाम तो इंपॉर्टेंट है, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट पुलकेशिन द्वितीय है। रवि कीर्ति उनके दरबार में रहता है, उसने एहोल अभिलेख की रचना किया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये इतने फैक्ट्स हमें दिमाग में रखना चाहिए बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित। तो ये तो प्रश्न पूछा इसे से। अब इसमें कह रहे कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे कि रवि कीर्ति की एहोर अभिलेख से बादामी चालुक्य राजवंश की जानकारी मिलती है। ये बिल्कुल सही है। बादामी के चालुक्य वंश की जानकारी कहां से मिलती है? रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से। एहोल एक प्रकार से कर्नाटक का क्षेत्र में वो छोटा सा क्षेत्र है, वहां से मिला हुआ अभिलेख मिला हुआ है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट बादामी एक प्रकार से कर्नाटका वाला क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इस राजवंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने किया था। मतलब ये कह रहे हैं कि इस बादामी में चालुक्य वंश की स्थापना जो है पुलकेशिन प्रथम ने किया था। ये बिल्कुल सही बात है, ये किया था, ये बिल्कुल सही बात है। इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय हुए, बिल्कुल सही है। पुलकेशिन द्वितीय जैसे बता चुका हूं मैं कि यहाँ जो है हर्ष के समकालीन हुआ करता था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा के तट पर एक युद्ध हुआ था जिनको हम कहते हैं नर्मदा का युद्ध, 630 ईस्वी के आसपास में है। अब उसी कह रहे बिल्कुल सही यहाँ तक पुलकेशिन द्वितीय हुए जिसने रवि कीर्ति को संरक्षण भी दिया था, बिल्कुल सही है। जिनका अभिलेख कौन सा है? वो एहोल अभिलेख। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
हमें ये ध्यान में रखना है। तो पीएससी में कहीं से फैक्ट्स पूछ सकते हैं, तो उसमें अगर फैक्ट्स अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर सुन रहे होंगे आप, तो फैक्ट्स कहीं से पूछे, इस वंश से संबंधित अगर पूछते हैं, कुछ बेसिक मैंने बताया, मतलब सभी फैक्ट्स को तो मैं नहीं करवा सकता, उतना समय मेरे पास अभी है ही नहीं है। और तो कम से कम जो है जितना मेरा अनुभव है, करीब 14 वर्ष से मैं लगातार पढ़ा ही रहा हूं। मैं इतिहास लगातार 14 वर्ष से पढ़ाया हूँ, संविधान पढ़ाया हूँ, भूगोल भी उस तरफ और इस तरफ साथ में इकोनॉमिक्स, वो सब भी मुझे बताना है। तो मैं अपने अनुभव को जो है साझा करना चाह रहा हूँ। इसके बेसिस पर यह कह सकता हूँ कि हाँ, अगर बादुमी के चालुक्य वंश से प्रश्न अगर पूछते हैं तो किन किन बेसिस पर वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी तक जैसे प्रश्न पूछे हैं यूपीएससी पीएससी, उनका लगा लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन में रहा है, तो इसके बेसिस पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर आया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची के पल्लव वंश, और लास्ट क्वेश्चन है एक प्रकार से देखा जाए तो, इसमें समय लंबा चला जाएगा हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। कांची के पल्लव वंश, अब कांची के पल्लव वंश फिर नया वंश आ गया। तो जिस समय जैसे बताया मैंने, यहां पर जो है बादामी के चालुक्य चल रहा है, बादामी के चालुक्य वंश, ये जिस समय है उस समय बिल्कुल दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पर कह सकते हैं तमिलनाडु, मतलब कांची वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है पल्लव वंश हुआ करता था, पल्लव वंश। और पल्लव वंश में जो है बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट कह सकते हैं, इसने वहां पर 4 अलग अलग मंदिर निर्माण की शैली का विकास हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, यूनिक। और इसने माफ कीजिएगा, इसने जो मंदिर स्थापत्य के इलाके जो मंदिर निर्माण की जो शैली विकसित किया पल्लवों ने, ये आगे चल करके जो है पल्लवों ने जो मंदिर निर्माण की जो शैली विकसित किया, कई मंदिर बनवाए उसने। कैलाशनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कांची में, और यही मंदिर के आधार बन करके, तो मंदिर निर्माण के जो ये न्यू बना, इसके बेसिस पर आगे चोल काल में, क्योंकि इसके बाद का जो इसके बाद इसके बाद इसी क्षेत्र में जो है चोल वंश का शासन आता है। और चोल वंश के शासन ने फिर क्या किया कि पल्लव शैली विकसित जो हुआ, पल्लव मंदिर निर्माण की शैली जो विकसित हुआ, उसी से फिर आगे चोल काल में जो है द्रविड़ मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुआ, जिनको हम द्रविड़ शैली कहते हैं। ऊपर इस तरफ उत्तरी क्षेत्र में जो है हिमालय से लेकर के जो है विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत तक उस समय नागर शैली का विकास हुआ था। और उस समय जो कृष्णा नदी की दक्षिण में, तो कृष्णा नदी के बिल्कुल दक्षिण में द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। और इस प्रकार से विंध्याचल और जो है कृष्णा के बीच में, दोनों के बीच वाले क्षेत्र में वेस्तर शैली का विकास हुआ था। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो गुप्त काल में जो है नागर मंदिर स्थापत्य शैली, उसके बाद फिर दक्षिण भारत में पल्लव, और उसके बाद फिर आगे उसमें जो चोल था, उसके बाद उस चोल के माध्यम से उसमें जो द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली का विकास हुआ, और दोनों का मिश्रित रूप जो है वेसर शैली का विकास हुआ था बीच वाले क्षेत्र में। तो उसी से संबंधित प्रश्न है ये। अब प्रश्न ये है कि कांची के, प्रश्न पूछा क्या क्या सही नहीं है, कांची के पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले शासक पल्लव वंश की, जिनकी राजधानी जो है कांची हुआ करता था, जिनको वर्तमान में हम कांचीपुरम कहते हैं, ये उनके शासक पहले शासक हुआ करता था, बिल्कुल सही है। इस वंश के शासकों ने, मतलब पल्लव वंश के शासकों ने मंदिर निर्माण की महेंद्र वर्मा शैली, महेंद्र वर्मन इसके शासक थे, दूसरे शासक इसी क्रम में, महेंद्र वर्मन शैली मंदिर निर्माण की शैली कह रहा है। महामल्ल शैली दूसरी शैली, इसी में ये राजाओं के नाम हुआ करते थे। राजसिंह शैली, नंदीवर्धन अथवा अपराजित शैली। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पल्लवों के शासन काल में मंदिर निर्माण की 4 कला शैली का विकास हुआ, 4 शैलियों का विकास हुआ। सबसे पहले महेंद्र वर्मन शैली, दूसरा मल्ल शैली, तीसरा राजसिंह शैली, और चौथा नंदीवर्धन अथवा अपराजित शैली। ये एक्चुअली पल्लवों के शासन काल में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके जो है ये जो 4 शैली, जो 4 शैलियों में जो मंदिर जो बना, इसी मंदिर निर्माण की शैली आगे विकसित होकर के चोल काल में द्रविड़ मंदिर निर्माण की शैली का विकास किया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि द्रविड़ मंदिर निर्माण की जो उनका नींव इन पल्लवों ने रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। तीसरी स्टेटमेंट, पल्लवों के द्वारा
विकसित मंदिर निर्माण शैली। तो 4 मंदिर निर्माण शैली की बताया मैंने। ये द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की नींव बना, ये बिल्कुल सही है। चोल काल में, चोल वंश जिस समय शासन किया है उस समय बहुत सारे मंदिर बनाए गए। वेदेश्वर मंदिर बनाया गया तंजावुर में, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है भगवान शिव का। तो वो सब जो है वो द्रविड़ मंदिर निर्माण की शैली में बना हुआ है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पल्लव और जो ये चोल काल में, उसमें मंदिर निर्माण की जो कला विकसित हुआ जिनको द्रविड़ शैली कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इसके मतलब ये हुआ कि इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसमें एक भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो उत्तर आया हमारा डी। तो ये तो हो गया आज का प्रश्न हमारा। और इसमें अगर देखें तो इसमें मैंने काफी सारा क्वेश्चन कर रखा है, इसमें बहुत सारे प्रश्न और भी है। एक लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ, 235 क्वेश्चन, इसमें काफी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन है एक्चुअल में, ये कवर कर लेते हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कांची के पल्लव वंशी शासकों ने नहीं किया था? तो ये ध्यान में रखना है। तो थोड़ा मंदिर मंदिर से प्रश्न पूछते हैं तो ध्यान में रखना है कि इसमें से ये तीनों मंदिर है। एक तो आदिवराह गुफा मंदिर, भगवान शिव वाला मंदिर है, आदिवराह गुफा मंदिर कहते हैं। और इसमें कैलाशनाथ मंदिर है। कैलाश मंदिर मैंने बताया था उस समय राष्ट्रकूट ने बनवाया था, वो एलोरा वाला है, वो अलग है। यहाँ पर ये कैलाशनाथ मंदिर, ये कांची की बात कर रहा हूं मैं ये। और उसमें एरावतेश्वर मंदिर, तो ये भी सब तीनों मंदिर का निर्माण पल्लवों ने किया है, हमें ये ध्यान रख लेना है। तो पल्लवों ने पहला मंदिर आदिवराह गुफा मंदिर, फिर कैलाशनाथ मंदिर और एरावतेश्वर मंदिर, ये तीनों मंदिर के निर्माण जो है ये पल्लव शासकों ने किया है। और पल्लव शासक मतलब वही है जिन्होंने वो 4 जो मंदिर स्थापत्य शैली बताया मैंने उसमें किया। और आगे चलकर इसी के बेसिस पर जो है चोल वंश में जो उसमें द्रविड़ मंदिर स्थापत्य की शैली का विकास हुआ था। तो ये तो हो गया आज का हमारा लेक्चर। अब इसमें जो है मैंने काफी सारे फैक्ट्स जो है पर्टिकुलर जो है दक्षिण भारत से संबंधित जो राजवंश है उसका लिया। अब इसमें कह सकते हैं दक्षिण भारत में और भी कुछ कुछ राजवंश बचा हुआ है अभी इसमें। ये तो मैंने भी कुछ अभी राजपूत और कुछ कुछ पोर्शन लिया हुआ है इसमें। मगर हाँ, इसमें कुछ क्षेत्रीय राजवंश और भी है। तो कुछ क्षेत्रीय राजवंश है, उनके बारे में भी हम जो है अब नेक्स्ट जो लेक्चर कवर करूंगा। तो उसमें एक लेक्चर बस इसमें थोड़ा सा और लेना है मुझे, प्राचीन भारत से संबंधित सिंगल वन लाइनर बेसिस पर। उसके बाद फिर या तो हम इसमें जो है मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर प्राचीन में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आगे चलकर सीधा मध्यकाल में आगे बढ़ जाएंगे। और वहां से फिर शुरुआत करेंगे हम इसमें अरबों के आक्रमण और बाकी सब सेगमेंट को वो। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। और अ, यहाँ तो हो गया आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।